पेश है। और जैसा कि आपने बताया मटिया बुरुज यूथ के बारे में, तो स्टार्टिंग में हम सारे यूथ एक जगह मिले, एक प्रोटेस्ट जो चल रहा था एनआरसी सीए के खिलाफ। आज पूरे देश में लोग हम छात्रों पर ये लांछन लगा रहे हैं कि हम वो लोग हैं जो एनआरसी सीए का विरोध कर रहे थे, और उसके बाद दिल्ली में जो हुआ हम वो देख रहे हैं। लेकिन हम वो नौजवान हैं जो आपको हिंदुस्तान की असल हकीकत दिखाना चाहते हैं कि हमने एनआरसी सीए का विरोध किया, तो जब हमारे देश को हमारी ज़रूरत पड़ी तो हमने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। तो जब 22 तारीख को लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों ने सोचा कि जो डेली वेजेस हैं वो कैसे अपनी रोज़गार को आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं जो एक मजदूर होता है उसके पास शाम के खाने का पता नहीं होता कि वो शाम में क्या खाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब सरकार 10 दिन 15 दिन करके लॉकडाउन बढ़ा रही है या अनाउंस कर रही है, तो वो अपने लिए कैसे रिसोर्सेज जमा कर पाएगा। तो हम लोगों ने, कुछ लोगों ने मिलकर मटिया बुरुज यूथ बोल के ये बैनर फॉर्म किया। इसके पीछे का मकसद ये था कि हमेशा कभी भी कोलकाता में कुछ भी होता है तो मटिया बुरुज को बहुत पिछले नज़र से देखा जाता है। ये देखा जाता है कि वहाँ के नौजवान गुंडागर्दी करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें कर रहे हैं वो कोई नहीं दिखाता। मटिया बुरुज के साथ गार्डन रीच पीस मूवमेंट है, रशीदी फाउंडेशन है, ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जो वहाँ डे बाई डे डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा मकसद यही था कि जब जो लोग वहाँ से नेगेटिव चीज़ें उठा रहे हैं, ऐसे माहौल में हमको वहाँ से एक पॉजिटिव साइन देना है, और हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। और जब तक लॉकडाउन रहा, करीब हम लोगों ने 3000 फैमिली को रेगुलर राशन पहुँचाया। इस आप लोगों का फाउंडेशन में क्या सिर्फ स्टूडेंट्स है या फिर और भी अदर्स कोई पॉलिटिकल सपोर्ट भी है? नहीं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है। हम स्टूडेंट्स हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने थोड़ी सी पढ़ाई की, लेकिन यंगस्टर ही हैं, लेकिन बिजनेस में चले गए, कुछ काम करने लगे, लेकिन उनको ये एहसास हुआ कि जो गलती हमारे साथ हुई, हम पढ़ाई नहीं कर पाए या हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाए, अब वो मौका है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को दे पाएँ। तो वो लोग भी इस ग्रुप में हैं। आपका इस फाउंडेशन में रोल क्या है? किस तरीके से आप इसको ले रहे हैं? इस फाउंडेशन का क्या मकसद होना चाहिए? जी, अभी तक तो मकसद यही था कि जो गरीब लोग हैं उनको खाना पहुंचाया जाए, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर हम काम करेंगे, जिसमें अभी एजुकेशन का मुद्दा बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि गार्डन रीच में बहुत ज़्यादा कोई अच्छा स्कूल नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल की फैसिलिटीज़ पर हमको देखना है, उसके अलावा रोड, उसके अलावा हमने सोच रखा है कि हम एक सेल्फ डिफेंस के बारे में, लड़कियों के बारे में सोचेंगे, जो रेप केस इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हमने सोच रखी हैं। इवन हमने ये भी सोच रखा है कि जो लोग नहीं पढ़ पाए, तो कुछ ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिन्हें पढ़ना नहीं आता, बैंक का फॉर्म भरना नहीं आता, या कहीं जाते हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है एड्रेस पूछने में, तो एटलीस्ट उनको इतनी नॉलेज दी जाए कि वो अपना काम खुद से कर सकें। बस बेसिकली हर इंसान को एक कोशिश है कि वो इंडिपेंडेंट बने, और इतना पढ़ लिख लें कि उन्हें कोई बेवकूफ़ ना बना पाए। जैसा कि मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मेरा काम जो है वो लॉ से रिलेटेड होता है। तो अभी हम लोगों ने ये भी सोच रखा है कि बहुत सारा अभी हम देखते हैं कि लॉ के रिलेटेड क्या होता है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट्स फॉल्स करके आपकी प्रॉपर्टी ले लेता है, आपको नॉलेज नहीं है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसे तमाम स्लम्स में आपके क्या राइट्स हैं, ह्यूमन राइट क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या, आपको सरकार से किस तरह सवाल करना है, ये तमाम चीज़ों पर भी धीरे धीरे हम लॉ की क्लासेस इंशाल्लाह लेंगे। यानी कि आप लोगों का आगे का अगला स्टेप जो होगा वो एजुकेशन पे होगा। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि हमारे समाज में कहीं ना कहीं एजुकेशन के मामले में हम लोग पिछड़े हुए हैं? बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। अभी आप देख लें जो हालात चल रहे हैं, कोरोना महामारी चल रही है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के पास इतने सालों से, कोई भी सरकार हो, मैं किसी एक को नहीं कह रही हूँ कि एक जिम्मेदार है, बहुत सारी सरकारें आई गई, बहुत सारे सीएम बदले, पीएम बदले, लेकिन हमारे देश की हालत क्या है कि आज हॉस्पिटल्स में साधन नहीं। अगर कोई बीमार हो जाए तो आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते। अब हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास कभी इतनी एजुकेशन ही नहीं थी कि हम सरकार से इस मुद्दे में सवाल करें कि आप हमको अच्छा हेल्थ सिस्टम दीजिए, अच्छा एजुकेशन सिस्टम दीजिए। आज जब ये महामारी पड़ी तो हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, हॉस्पिटल्स ऐसे होने चाहिए थे, स्कूल में ये सिस्टम होना चाहिए था कि आज हमारे बच्चों को सहूलत होती। आज हमने अपने बच्चों को इतने अच्छे अच्छे स्कूल में भेजा, लेकिन आसपास के इलाके को तना छोड़ दिया। हमने ये नहीं सोचा कि हम क्यों नहीं सरकार से डिमांड करके अपने इलाके में एक अच्छा स्कूल बनवाएं ताकि हमारे मोहल्ले के सारे बच्चे पढ़ें। तो हमने सिर्फ अपने बारे में सोचा। कहीं ना कहीं अब ये सारी चीज़ें हमें एहसास हो रही हैं।
आगे का आप लोग जो चेंजिंग जो लाना चाहती हैं, जिस तरीके से अभी नई नस्ल मायने रख रही है हमारे समाज में, खासतौर से हिंदुस्तान में, तो हम इसमें क्या आप लोगों का कोई जैसे कि कास्ट को लेकर के या फिर जात पात को लेकर के ऐसा भी कुछ आप लोग सोचती हैं कि हम लोग अपने कौम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है? कौम के साथ साथ पूरे देश को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जात पात ये भगवान ने, अल्लाह ने और गॉड ने नहीं बनाई। मैं सीधा सोचती हूँ कि आज लोग जात के नाम पर एक दूसरे को मार देते हैं। अभी हाल में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें एक दलित को मार दिया गया था, वो मंदिर में गया था। इसीलिए बड़े अफसोस की बात है कि एक इंसान ऐसा कैसे सोच सकता है कि मुझे भगवान ने बनाया, अगर आप भगवान को मानते हैं, मुझे खुदा ने बनाया अगर आप अल्लाह को मानते हैं, तो एक इंसान को मारने के बाद हम ये कैसे सोच सकते हैं कि खुदा और भगवान हमसे खुश होगा। अगर हम वाकई कभी खुदा और अल्लाह या भगवान की तलाश में निकले तो सबसे अच्छी बात ये है कि हम अपने आसपास के लोगों की फिक्र करें, क्योंकि खुदा का रास्ता उनसे ही है। और अगर इंसानियत आपके दिल में जिंदा नहीं है तो आप कास्ट को लेकर क्या करेंगे। जैसा कि आपका सवाल है कि नई नस्लों का पॉलिटिक्स में क्या रोल होना चाहिए लॉ में, तो मैं आपको बता दूं, मैं खुद मेडिकल की स्टूडेंट थी। मेरा बीएससी सेकेंड ईयर चल रहा था माइक्रोबायोलॉजी से। मैंने नीट एंट्रेंस क्रैक किया था लास्ट ईयर, लेकिन जब मुझे पता चला कि हमारे कॉम में लॉयर्स की बहुत कमी है तो मैंने वो फील्ड छोड़ के लॉ को चूज़ किया कि नहीं, मुझे लॉ पढ़ना है। आज लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं, ज़्यादातर लोगों की सोच यही है कि हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी है। हम और बहुत प्राउड फील करते हैं ये कहते हुए कि भैया मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन एक सवाल अपने आप से सोचें कि प्याज के दाम से लेकर, आलू के दाम से लेकर, गैस सिलेंडर के दाम तक आज सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स पर निर्भर है। तो आज कोई आम इंसान कैसे बोल सकता है कि वो पॉलिटिक्स से जुदा है। और यूथ्स का ये रोल रहना चाहिए कि आज हम जितने भी देश देखें, जहाँ जहाँ युवा सरकार चला रहे हैं, जहाँ भी आप न्यूजीलैंड ले लें, आप कनाडा ले लें, वहाँ पर पार्शलिटी नहीं होती। और ये हिंदुस्तान है, यहाँ की डेमोक्रेसी, यहाँ की लोकतंत्रता यही है कि आप सरकार के विरोध में खड़े हो, अपनी बातों को रखें। लेकिन आज हमारे यूथ्स का हाल ये है कि हम लॉ जानते नहीं हैं, हम कानून जानते नहीं, हम पॉलिटिक्स से जुड़ना नहीं चाहते, तो हम लोकतंत्रता के बारे में कैसे सवाल उठा सकते हैं। जब हमें पता होगा तब तो हम सरकार से सवाल करेंगे। तो यूथ्स को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लॉ के बारे में जाने, वो किसी भी प्रोफेशन से हो। मैं कहती हूँ अगर आप डॉक्टर हैं तब भी आप लॉ के बारे में जाने, अगर आप डेली वेजेस हैं तब भी आप लॉ के बारे में जाने, आप बिजनेसमैन हैं तब भी आप लॉ के बारे में जाने, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे राइट है जो आप जिससे आप मुकर नहीं सकते। आपको सरकार देगी लेकिन आप जब सवाल करेंगे। तो आज मेरी कम्युनिटी से मुझे यही कहना है कि आप पॉलिटिक्स में आइए, क्योंकि आप सोचते हैं आप घर पे बैठ के आप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। एक बच्चा जब पैदा होता है, वोट देने जाता है, तो वो भी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो खुल के पॉलिटिक्स कीजिए और इस तरह से कीजिए कि उसका फ़ायदा आपकी कौम को। सिर्फ इलेक्शन लड़ना पॉलिटिक्स नहीं होती, अपने हक के लिए, लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठाना भी पॉलिटिक्स है। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।